क्यों करते हैं डॉक्टर शंकर रामचंदानी 1 रुपए में गरीबों का इलाज? इसके पीछे क्या है उनका मकसद? कहीं कोई राजनीतिक चाल तो नहीं? अगर आप लोगों को भी ऐसी ही कुछ अफवाहें सुनने को मिल रही हो तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे अफवाहों को नजरअंदाज करें और जिस इंसान ने निस्वार्थ भाव से अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर रोगियों की सेवा करने को ही अपना प्रथम कर्तव्य मानते आ रहे हैं, ऐसे महान शख्सियत के बारे में अगर कोई इस प्रकार का झूठा आरोप लगाए तो उससे बड़ा गुनाहगार और कोई न होगा। आज इन्हीं सभी अफवाहों को सुन हमारे चैनल के मुख्य संपादक अपनी टीम के साथ डॉक्टर शंकर रामचंदानी के घर पहुंचे और सबसे पहले उनका पुष्पगुच्छ और संबलपुरी वस्त्र देकर स्वागत किए और फिर उनसे उनकी जीवन से जुड़ी काफी विषय में चर्चा किए। आपको बता दें कि डॉक्टर शंकर रामचंदानी भीमसार बुर्ला में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इनकी जीवन जीविका आम लोगों की तरह है। न तो ये किसी नर्सिंग होम के मालिक है और न ही ये किसी आलिशान मकान में रहना पसंद करते हैं। एक बड़े ही साधारण से घर में रहकर ये अपने साथ साथ कई गरीब दुखियों का इलाज करते आ रहे हैं, वो भी मात्र 1 रुपए में। आखिर क्यों उन्होंने इस 1 रुपए वाली इलाज को आरंभ किया और इसके लिए उन्हें क्या पहले से कुछ अनुभूति? आखिर ये विचार उनके मन में आया तो आया कैसे? आई सुनते इस पर क्या कहते हैं डॉक्टर शंकर रामचंदानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आप सभी के सामने P24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक महान शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराना चाहते हैं जिनका नाम है डॉक्टर शंकर रामचंदानी, जो अपने आप में ही एक प्रसिद्ध हैं, शख्सियत हैं और एक इतने महान समाज सेवी हैं जो कि अपने समाज में 1 रुपये में इलाज करके एक महान इतिहास रचे हैं। आइए और ज़्यादा देर ना करते हुए हम उनसे सीधे आपसे रूबरू कराते हैं। आइए जानते हैं। सर, आपका हमारे P24 न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू जी। आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए कि आप जो ये 1 रुपये का जो इलाज का जो आरंभ किए हैं, ये जो इतिहास नया एक रचे हैं, इसके बारे में आपको अनुभव कहाँ से मिला? देखिए, मैं क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो थे बहुत स्ट्रगल किए थे और उनकी इच्छा थी कि आगे तक मैं डॉक्टर बनूँ। और वहाँ पे मैं पदमपुर मेरा गांव है जो कि एक आदिवासी अंचल है। मैंने वहाँ पे आदिवासी बहुत रहते हैं और वहाँ का हेल्थ और एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है। तो उनकी इच्छा थी कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूँ और एक नर्सिंग होम खोल के लोगों की सेवा करूँ। लेकिन नर्सिंग होम खोलने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए पैसा दरकार। तो वो पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा दरकार पड़ेगा और उसके लिए लोगों से पैसा लेना पड़ेगा। तो क्योंकि उनकी इच्छा थी और गरीब लोगों की सेवा एक नर्सिंग होम खोलते हुए नहीं की जा सकती, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं 1 रुपये का क्लिनिक खोलूँ, जिससे कि लोगों का हेल्प भी होगा। विशेष करके जो गरीब और दलित हैं और जो मैंने दिव्यांग हैं या बूढ़े आदमी हैं, उनके लिए मैं, क्योंकि उनको आउटडोर में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबी लंबी कतारें लगाते हैं, तो एक दिव्यांग और जो बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए इतना लंबा लाइन लगाना संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वार्ड की क्लिनिक खोलूँ, जिससे कि उनकी भी कुछ मदद हो जाएगी और मेरे को भी एक मैंने समय अतिवाहित करने का या समय का एक सदुपयोग करने का एक अवसर मिलेगा। जैसे कि आप सभी ने सुना, इन्होंने अब बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल भाषा में एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। तो सर, जैसे कि आपने ये जो 1 रुपये की जो इलाज का जो प्रक्रिया आरंभ करें, तो इसमें सर आपको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा। डेफिनेटली जब भी आपके कोई आदमी नया काम शुरू करता है, डेफिनेटली कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी तक तो इतनी बड़ी कठिनाई तो मैंने नहीं देखी, लेकिन कुछ मैंने छोटी बड़ी मैंने कठिनाई तो देखने को मिली है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं ये वार्ड जो क्लिनिक खोला था, उनका जो स्वाभिमान था, तो उनको स्वाभिमान को देखते हुए मैंने 1 रुपये लिया था, क्योंकि उनको भी खराब न लगे कि वो लोग फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 1 रुपये का सिग्निफिकेंट ये था कि कम से कम वो हो सकते हैं गरीब,
हो सकते हैं भिखारी, लेकिन उनका भी एक स्वाभिमान रहता है, तो उनको स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, इसलिए मैंने वॉल क्लिनिक किया था। और परेशानी तो आएगी और परेशानियों से जूझ कर ही कुछ किया जा सकता है। मैं तो कुछ नहीं, केवल एक डॉक्टर हूँ, एक समाज में बहुत कुछ मेरे को दिया था, तो एक मौका मिला मेरे को समाज को कुछ देने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये क्लिनिक खुलूंगा। इसके लिए जो भी कठिनाई अभी तक जो आई है वो छोटी मोटी है, आगे चल के मैं नहीं जानता बड़ी कठिनाई होने से भी उसको पार करके डेफिनेटली लोगों के लिए जो करना चाहिए करूँगा। तो सर आपका ये 1 रुपये के क्लिनिक का आज कितना दिन हो गया आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं? करीबन मेरे को आज 10 महीना हो गया, मैं 10 महीने से भी ज़्यादा, 10 महीने करीबन, क्योंकि मैंने ये क्लिनिक खोला था फरवरी 12 तारीख को, तो आज जनवरी हो गया, मैंने 11 महीना कंप्लीट होने को आ गया। और इसमें जो मेरे को खुशी मिली है और जो मैंने कमाई है, हो सकता है मैं 1-1 रुपये करके, 1 रुपये की कीमत किसी आदमी के मैंने आंखों में या उसके आगे क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस 11 महीने में जो गरीबों की दुआ उनको जो मिली है, उनके मुंह में जो हंसी मैं देखा हूँ, जब पेशेंट जाता है खुश होके, चाहे वो इलिटरेट हो चाहे जो भी हो, उनके मन में जो खुशी और वो जो मेरे को आशीर्वाद करके जाती है, विशेष करके दिव्यांग और बूढ़े बुजुर्ग लोग, वो मेरे को जो खुशी देती है मैं समझता हूँ करोड़ों से भी ज़्यादा है। तो सर आप जैसे कि हम जानते हैं कि आप खुद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बुर्ला हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं, फिर आपका परिवार है, आप इतना कुछ माने एक हॉस्पिटल से माने पेशेंट लोग को देख के आने के बाद अपने परिवार को देखो, माने इतना समय कहाँ से निकालते हैं और परिवार को कैसे समय देते हैं सर? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो समय तो सबके पास लिमिटेशन है, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक दिन में 24 घंटा है, लेकिन आदमी का जीवन बहुत छोटा है और 24 घंटे में करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन कई व्यक्ति, हम अभी जाते हैं जैसे चाय पीने जाते हैं या कोई दूसरे घूमने जाते हैं, वो मैंने समझता हूँ कि इस समय में, क्योंकि अभी लोगों की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, और ऐसे समय में देखिए मेरा परिवार तो मेरे साथ हमेशा रहा है, लेकिन मैं परिवार को देखते हुए मेरे को बैलेंस करके जो समय बचता था, मैं चाहे मैंने दूसरे काम में जाता था, कभी घूमने जाता था, तो वो समय मेरे को नहीं मिलेगा, लेकिन एक अवसर मिलेगा एक सेवा करने का, क्योंकि उनकी जो जिनकी जरूरत है, ये लोग जरूरतमंद है, इनको मैंने मेरी जरूरत ज़्यादा है, तो मैं एक डॉक्टर के हिसाब से, तो मैं इसलिए सोचा कि ये समय इनके लिए निकाल दिया जाए, क्योंकि शाम का समय जाता है, मैं गवर्नमेंट सर्विस में ड्यूटी है, गवर्नमेंट 9 से 5, उसके बाद में मैं फ्री होता हूँ, तो फ्री समय में मैं कुछ लोगों को देखने की इच्छा होती है। और डॉक्टर के इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? डॉक्टर यदि पेशेंट देखता है तो उससे अच्छा क्या समय हो सकता है? क्योंकि मेरा जन्म ही हुआ है डॉक्टर के हिसाब से, भगवान ने मेरी इच्छा थी, मेरे फादर की इच्छा थी डॉक्टर बनना। डॉक्टर करके यदि मैं डॉक्टर होकर मैं समय परिवार को समय देते हुए कुछ समय यदि मैं और उनके लिए ज़्यादा दे सकता हूँ, तो उससे और क्या बड़ी चीज़ हो सकती है। जैसा कि सर हमने आज जाना कि आपकी 2 बच्चियां हैं, उनकी भी तबीयत खराब है, लेकिन आप आज छुट्टी नहीं लेके आज भी आप ड्यूटी करके अपना मैंने घर में है, तो मैंने इतना सब कुछ आप सर कैसे बर्दाश्त करते हैं? देखिए, एक पिता का कर्तव्य रहता है एक बेटियों के प्रति। मैंने कल जाना तो मैंने अपना काम पहले डॉक्टर के लिए पहला अपना कर्तव्य है। अब डेफिनेटली मेरी बाप के नाते मेरा उनके प्रति कर्तव्य है, लेकिन उनकी मैंने फोन में उनसे बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ से बात कर रहा हूँ, उनकी तबीयत कैसे स्टेबल है, वायरल फीवर है, ऐसे तो होते रहते हैं। तो मैं अपना समय ड्यूटी करके अपना जो काम है वो इम्पोर्टेंट काम करके जो पेशेंट के वो छोड़ के अभी अपने घर के लिए निकलूँगा, क्योंकि मेरी बेटियों को भी उनको देखना पड़ेगा। लेकिन उनकी तबीयत अच्छी है, लेकिन जो मरीज मेरे वार्ड में भर्ती है वो सीरियस कंडीशन में है। तो डेफिनेटली मेरी बेटियों से एक डॉक्टर की जरूरत उनको ज़्यादा है, क्योंकि वो तो स्टेबल है, मेरी वाइफ भी वहाँ पे डॉक्टर है तो कुछ संभाल लेती है, लेकिन यहाँ पे मेरे को जरूरत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने पहले प्रायोरिटी दी वहाँ पर। लेकिन डेफिनेटली एक बाप के नाते मेरा भी वो भी कर्तव्य है, मैं अभी निकल जाऊँगा उनके लिए छुट्टी लेके। देखिए, जैसे इनके खुद के घर में इनकी बेटियों की तबीयत खराब है, लेकिन इन्होंने अपना कर्तव्य को पहला मानकर अपना कर्तव्य को निभाते हुए आज भी ये अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं। और अभी जैसे ड्यूटी से छुट्टी इनको मिला है, अब ये जाएंगे अपने बच्चे पर। सर, आपको ये महान कार्य करने के लिए जो अपना 1 रुपये का जो इलाज जो आप कर रहे हैं, इसमें आपका परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट है कि? डेफिनेटली मेरा सबसे द होल क्रेडिट मैं बोल रहा हूँ मेरी माँ को जाता है, क्योंकि उन्हीं का संस्कार, मेरे फादर का संस्कार, मदर का संस्कार, परिवार का सहयोग, स्पेशली माई वाइफ। तो हर एक वाइफ को एक इच्छा होती है कि मेरा भी एक अच्छा घर हो, अच्छी कार हो,
सबकी इच्छा होती है मैं भी घूमने जाऊँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जब आदमी किसको किसको देता है, इंसान की जान या पैसा। तो मेरे को यदि बोलेंगे तो मैं 1 मिनट भी चिंता नहीं करके मैं पहले 1 सेकंड बिना 1 सेकंड सोचते हुए बोलूँगा कि डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो इसलिए मैंने सोचा, और इसमें मेरे परिवार का इतना सहयोग मिला है, भले ही मेरे पास अच्छी कार ना हो, एक कार तो है, भले ही मेरे पास अच्छे फर्नीचर नहीं हो, बैठने के लिए आदमी को फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर है मेरे को दरकार नहीं, लग्जरियस फर्नीचर दरकार नहीं, लग्जरियस कार दरकार नहीं, लग्जरियस लाइफ दरकार नहीं, क्योंकि मैं उम्मीद से आता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मन की खुशी, जो खुशी मेरे को लग्जरियस कार में नहीं मिलती, लग्जरियस फर्नीचर में नहीं मिलती, वो खुशी मेरे को जब एक मरीज को बिना मैंने उसको मदद करते हुए या मरीज को देखते हुए जो खुशी मिलती है, वो भी बिना पैसे, क्योंकि उनके वो जो आते हैं गरीब तबके के आदमी तबके के होते हैं या फिर दिव्यांग होते हैं, उनसे पैसा लेना हमारा तो मैंने कभी दिल नहीं मानता, तो उसी के लिए जुड़ा गया था। तो इसलिए मैंने सोचा, और डेफिनेटली मैं एक चीज को कहना चाहूँगा कि हमेशा हर एक टीचर हूँ, एक डॉक्टर के नाते, डॉक्टर होते हुए मैं टीचर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हिसाब से भीमसा में मेडिसिन विभाग में अभी डॉक्टर हूँ। तो एक मेरा स्टूडेंट को भी मैं अपना और से चेष्टा करता हूँ या मैं प्रयास करता हूँ किस तरह मेरे बच्चे, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी एक मैंने ह्यूमैनिटी को, मानविकता को मैंने इम्पोर्टेंस देते हुए, हमारा प्रोफेशन जो है मोर एज सर्विस करने की प्रोफेशन, ये प्रोफेशन सब करने का है, ये मौका सबको नहीं मिलता। एक मैंने भगवान का विधि का विधान है कि आज हम डॉक्टर हैं, तो इसलिए हमको डेफिनेटली बोलूँगा कि सब चीज़ों को बैलेंस करके मैंने इंसानियत को तवज्जो दे के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जी सर, जैसे कि अभी हम ज़रा सुनने पा रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर अभी फिर वापस आ गई है, तो ये इस बारे में आप हेल्थ टिप्स के हिसाब से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? डेफिनेटली एक डॉक्टर के हिसाब से सरकारें अपने प्रयास कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्रयास कर रहा है, डॉक्टर अपने प्रयास कर रहे हैं। तो ये मेडिकल एक्सपर्ट एक डॉक्टर के हिसाब से यही कहना चाहूँगा कि जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है कोविड के बारे में, जैसे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क, सैनिटाइज करना हाथ और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको हमको पालन करना पड़ेगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर जो अफवाह है, मैं उस अफवाहों से बचने का आपको आह्वान देता हूँ, क्योंकि वो अफवाहें जो फैलाई जा रही है वो सही नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट से इतना ही बोलूँगा, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए वैक्सीनेशन को एडॉप्ट कीजिए, वैक्सीनेशन को जितना ज़्यादा हो सके उसको एडॉप्ट कीजिए, अपनाइए, और सरकार का सहयोग कीजिए, क्योंकि ये इशू केवल आपका नहीं है। आप यदि इन्फेक्टेड होते हैं, संक्रमित होते हैं, तो आप 100 आदमियों को संक्रमित करेंगे। तो डेफिनेटली ये समझना चाहिए कि हमको अपने पर्सनल मैटर नहीं सोचिए, सोसाइटी का एक मैटर है, पूरा कंट्री का मैटर है, वर्ल्ड का मैटर है, ग्लोबल इशू है। तो हमको इसलिए हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहता है, जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से हमको सचेतन होकर मास्क, सैनिटाइज करना है हाथ को बार बार, और सोशल डिस्टेंस, कोई भीड़ भाड़ जगह में जाना नहीं है, कोई कारण नहीं होते हुए हमको जाना नहीं है, और बुजुर्गों से थोड़ा अपने आप को बच के रखना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो होते हैं या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे कैंसर पेशेंट हुआ, किडनी पेशेंट या आजमा सांस की बीमारी से जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनको दूर रखना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन को फॉलो कीजिए। जैसे कि हमने सर सुना है कि कई लोगों का ये मानना है कि वैक्सीन लेने के बाद उनका शरीर और भी दुर्बल हो जा रहा है और भी ज़्यादा मैंने इन्फेक्टेड हो रहे हो, तो इसमें कितना सत्य है सर? मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट से बोलूँगा कि भीमसा में मैं जहाँ पे कार्यरत हूँ, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे करीबन 4671 मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ में वैक्सीनेशन दी है, लेकिन किसी को भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं दिया। यस, छोटे छोटे साइड इफेक्ट जैसे फीवर हो सकता है, इंजेक्शन में पेन हो सकता है, किसी को डायरिया हो सकता है, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम ना नाजर कंजेशन हो सकता है, लेकिन बड़े प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम किसी को नहीं दिया। और डेफिनेटली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बाद में जब भी वो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन उनका सीवियरिटी नहीं हो रहा है, माइल्ड केस हो रहा है, तो डेफिनेटली वैक्सीन है सम प्रोटेक्शन। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद में ये ना सोचना कि हमको कोविड नहीं होगा, कोविड हो सकता है, लेकिन सीवियर फॉर्म में नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको बोलते हैं मास्क, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी का जैसे जो कोविड है सर, तो ये पहले से ज़्यादा और भी मारात्मक है, या फिर जैसे जो वैक्सीन दे रही हैं उनके लिए मैंने ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं है? देखिए, एक मेडिकल स्टोर से मैं कहना चाहूँगा
कि ये आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस का एक कैरेक्टर है, उसका चरित्र है कि बार बार म्यूटेट होगा। अपनी जो ऊपर में कोवर रहता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड प्रोटीन रहता है, या जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन रहता है, उसमें चेंजेस रहता है। तो चेंजेस वो निरंतर प्रक्रिया है, वो हमेशा उसका परिवर्तन रहता है। तो इसी तरह से चलता रहेगा और कोविड नए नए फॉर्म में आता रहेगा। पहले आया डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, अल्फा, डेल्टा, बीटा, गामा, और उसके बाद में अभी आया ओमिक्रॉन, अभी और एक वेरिएंट भी आ चुका है। तो डेफिनेटली ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो वेरिएंट है थोड़ा इन्फेक्टिविटी है, इसका इन्फेक्ट माने ये संक्रमण हाथ से ज़्यादा है। ये एक आदमी से पकड़ लीजिए, मान लीजिए डेल्टा प्लस वेरिएंट 10 या 15 लोगों को संक्रमित करता था, तो ये अभी 50-100 आदमी को संक्रमित कर रहा है। तो डेफिनेटली संक्रमण हाथ यहाँ इनके इन्फेक्टिविटी प्रीवियस स्ट्रेन से ज़्यादा है। लेकिन अभी तक जो स्टडी हुआ है उसमें मालूम पड़ा कि इसका फैटलिटी का इतनी मारात्मक क्षमता इतनी नहीं है, क्योंकि जितना इन्फेक्टिविटी बढ़ता जाएगा, संक्रमण बढ़ता जाएगा, उतना मारात्मक कैरेक्टरिस्टिक कमता जाएगा। तो इस हिसाब से बोलूँगा कि कैजुअलिटी कम हो रहा है, डेथ कम हो रहा है, मोर्टेलिटी कम हो रहा है, लेकिन इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। इसलिए बोलूँगा कि ये प्रिलिमिनरी स्टडी है, अभी और इसके ऊपर रिसर्च होना बाकी है। तो इतना ही बोलूँगा कि जागरूकता, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, यही चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि इसका कोई एंटीडोट अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो यही तीनों चीज़ ही हमको बचाएंगे। सर, जैसा कि हमने आपके फेसबुक लाइव में, आपने 2 दिन पहले एक फेसबुक लाइव किया था, उसमें आपने बताया कि आप जो ये 1 रुपये का जो इलाज कर रहे हैं, इसमें आपके ऊपर कई प्रकार के दबाव डाले जा रहे हैं। तो सर, ऐसा कौन डाल रहा है और ये दबाव किस लिए डाला जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल्स में बताइए सर। देखिए, मैं पहली बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, या मैं किसी का शत्रु आज तक नहीं हूँ जी, क्योंकि मैं हमेशा मित्रता के ऊपर डिपेंड बिलीव करता हूँ और हार्मोनी सिचुएशन को बिलीव मैंने करता हूँ। लेकिन जहाँ तक अच्छा काम करेंगे, डेफिनेटली कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें कोई दोहरा नहीं। क्योंकि आप, ये तो मेरी बात नहीं है, महात्मा, हम तो इतने बड़े इंसान नहीं है। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल, राम का एग्जाम्पल लीजिए, या फिर राजा राममोहन राय का, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती को, सबको, या विवेकानंद को, सबको जब कोई काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली शुरुआती दौर में कुछ प्रॉब्लम तो होता है। वैसे मेरे को हो सकता है, मेरे को जो लगता है वो बोल रहा हूँ, कुछ समाजसेवी को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो समझते हैं कुछ इतने कम समय में इतना लोकप्रिय हो जाना कैसे संभव है। कुछ पॉलिटिशियन को हो सकता है कि आदमी पॉलिटिक्स में अंदर जाएगा, या फिर कुछ हमारे सेम प्रोफेशन आदमी को कुछ प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो सकता है कि युवाओं के क्लिनिक को देख रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई मेरे को बड़ा कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, डेफिनेटली छोटे बड़े ऑब्स्टेकल तो रहेंगे, और मैं उसको स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि वही मेरी परीक्षा की घड़ी में जितना उनको ऑब्स्टेकल्स को जितना दूर करूँगा, दूर होते, जैसे सोना एक मैंने जितना मैंने आग में झुलसता है उतना ही वो निखरता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को, मैं उसको स्वागत करता हूँ, और उस हर्डल्स को मैं पार करके मैं, मेरा जो मकसद है पेशेंट का, जो कुछ गरीब पेशेंट है, या फिर दिव्यांग है, या बूढ़े आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, उनको किस तरह से अच्छी स्वास्थ्य सेवा दी जाए, मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, ताकि जो बोल सकता है। केवल मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति भी कोई काम करे, डेफिनेटली जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बुरा चाहिए, मेरे में बुरा ही है, आप मेरे को क्रिटिसिज्म कीजिए, क्योंकि मैं क्रिटिसिज्म तो अच्छा चीज़ है, एक सुस्त परंपरा है, क्रिटिसिज्म इज ए गुड थिंग। आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं मेरा गलत चीज़ को, मैं उसको मैंने स्वागत भी करूँगा, अपने आप को रेक्टिफाई करूँगा, अपने आप को करेक्ट करूँगा। लेकिन जो अच्छा करता है उसको भी आपको बढ़ावा देना है, उसको भी आपको अप्रिसिएशन करना है। तो सर, आपका ये जो अभी जो पेशेंट जो देखने का जो प्रक्रिया, जो 1 रुपये वाला पेशेंट देखने का प्रक्रिया है, ये रोजाना कितना बजे से स्टार्ट होता है और रोजाना कितने पेशेंट आते हैं? और पेशेंट जो आते हैं वो सिर्फ माने गरीब प्रॉपर्टी के आते हैं, या फिर हर माने समुदाय के लोग आते हैं यहाँ पे? इसके बारे में थोड़ा, जैसे कई लोग का ये मानना है ना कि नहीं, हम जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारा इलाज ठीक नहीं होता है, जैसे कई लोगों का मानना है। तो ऐसा भी यहाँ पे भी ऐसा कोई होता है कि माने कि हर कोई यहाँ पे आता है आपके पास? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट संस्था के ऊपर बिलीव नहीं करना गलत है। गवर्नमेंट में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही एफिशिएंट डॉक्टर हैं, प्राइवेट से कम करके आंकना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट डॉक्टर हैं, रादर दे आर मोर एफिशिएंट, मैं समझ लो, क्योंकि वो एक सिलेक्शन प्रक्रिया से आते हैं। तो डेफिनेटली जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ हूँ, मैं अपना करियर मार्किंग के बदल से एग्जाम देके सिलेक्ट हुआ हूँ। डेफिनेटली मैंने तो उनका क्वालिफिकेशन पर किसका आज की, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना भीड़ रहता है, इतना लोड रहता है, डेफिनेटली
आपको थोड़ा परेशानी होना पड़ेगा, लेकिन ट्रीटमेंट में कोई एस्पेक्ट में ज़्यादा फर्क पड़ेगा मेरे को नहीं लगता। और जहाँ तक मेरे पास आते हैं, एक डॉक्टर के हिसाब से मैंने हालांकि ये क्लिनिक उन्हीं के लिए खोला था जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनका आर्थिक रूप से दुर्बल है या आर्थिक रूप से वीक है। लेकिन एक डॉक्टर के हिसाब से कोई भी दूसरा पेशेंट है उसको तो मना नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैंने उनको भी देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्राइमरी मकसद जो है वही है कि जो दिव्यांग है, जो बुजुर्ग है और जो आर्थिक रूप से वीक कर सकते हैं, उनके लिए क्लिनिक खोला और उसको कैसे करके आगे बढ़ाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। इसके लिए मैं थोड़ा अभी चिंतित हूँ और उसके लिए मैंने सोच रहा हूँ कि किस तरह से उसको और थोड़ा एक्सटेंड किया जाए और ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हुए। रोजाना करीबन मेरे पास करीबन पास पर 25 से 35, कभी 25, 30, 35 पेशेंट आते रहते हैं। और क्योंकि इतना कम समय में मेरे को एक समय में मेरे को पढ़ना ही पड़ता है, कुछ टीचर हूँ, मेरे को प्रिपरेशन करना पड़ता है, मेरे को खुद भी अपडेट नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है, साथ ही मेरे को परिवार बच्चों का बाप हूँ, उनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हर चीज़ को बैलेंस करते हुए, हालांकि मैं जब शाम को देखता हूँ 6 से 7, 6 से एंडिंग का समय नहीं है, लेकिन 6 से 7 तो देखता हूँ, लेकिन कभी कभी 7, 8, 9 भी बज जाता है और कभी कभी दूर से पैसे आते हैं। 1 से 2 में आता हूँ रिसर्च में खाने के लिए, तो उस टाइम कोई पेशेंट आ जाता है मैं देख लेता हूँ, या कोई पेशेंट दूर से भूल में चला जाता है, सुबह जाता है, मैं बोलता हूँ ठीक मैं हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ के हॉस्पिटल में को दिखा दूँ। तो इस तरह से मैनेज तो करना पड़ेगा। समय का एक लिमिटेशन तो है, समय तो ये है ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रोग्राम, लेकिन उससे बाहर भी कुछ लोग आ जाते हैं जिनको मैं अपनी ओर से चेष्टा करता हूँ कि उनको समय लेके ट्रीटमेंट किया जाए। मतलब समय की कोई पाबंदी नहीं है, जो जिस समय भी आए उस समय भी ये इलाज सबका करते रहे। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना लोगों के प्रति इतना सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। डेफिनेटली कई लोगों को परेशानी तो हो गई, कई पार्टी पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई प्राइवेट, क्योंकि आपके इस इलाज से कई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोगों को भी तकलीफ होता होगा, क्योंकि आप जिस प्रकार 1 रुपये में इलाज कर रहे हैं, बड़े से बड़े बीमारी वाले लोग आपके पास आ रहे हैं और इलाज से ठीक हो रहे हैं। तो सर इससे उनके अंदर से जो आपके प्रति जो दुआ निकल रहे हैं, वही आपके लिए कमाई का एक जरिया है, समझिए वही आप कमा रहे हैं। नहीं तो 1 रुपया में आज के डेट में क्या मिलता है? 1 रुपया तो कोई आज के डेट में देखा जाए 1 रुपया कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपने 1 रुपये का इलाज की जो प्रक्रिया आरंभ किया है, और जैसे कि आपने अपने फेसबुक में आपने दिखाया था कि सामान्य एक छोटा सा टेबल है, एक सामान्य 2 चेयर है, इसी में ही आप और सामान्य 2-4 आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसी में ही आप अपना लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो सर इतना सामान्य तरीके से आप इलाज करें, आप चाहते तो इसको और भी बढ़ा करके और जो 1 रुपये की जगह आप 100 रुपया भी फीस रखें तो लोग हंस के आपको देते हैं, लेकिन आपने 1 रुपया रख के वाकई में एक प्रशंसा का पात्र वाला काम किए हैं आप सर। इसके लिए हम आपको अपने चैनल की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और सर हम लोगों से भी यही विनती करेंगे कि ऐसे महान डॉक्टर के बारे में अगर कहीं पर भी कोई अफवाह उड़ रही है तो कृपया उस पर ध्यान ना दें और ऐसे महान डॉक्टर को और भी मोटिवेट करें, और भी इनको अपना तरफ से हो सके तो इनको सहयोग करें, इनके काम को और आगे बढ़ाने के लिए अपने तरफ से और सपोर्ट करें, क्योंकि ये किसी से पैसे की डिमांड नहीं करें, आर्थिक सहायता इनको नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। बस इतने ही बोल के सर हम आज का ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।